So in reflected part, condition for bright fringes is क्या थी बच्चे? 2 mu t cos r is equal to 2n plus 1 lambda by 2. And for dark it is 2 mu t cos r equals n lambda. ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि आपकी रिफ्लेक्टेड जो लाइट थी वो डेंसर मीडियम से हुई थी। सो आप इसमें एक एडिशनल फेज डिफरेंस पाई ऐड कर रहे हो, तो इस वजह से n लैम्डा डार्क के लिए और ब्राइट के लिए 2n plus 1 लैम्डा by 2। ठीक है जी। नाउ ये तो पार्ट डिफरेंस है ना, बट हाँ, ये फेज डिफरेंस है, कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा by 2 पाथ डिफरेंस है। ठीक है, ओके सर। तो इसमें वेरिएबल क्या बचे इन दोनों इक्वेशंस में? म्यू इज अ कांस्टेंट, refractive index, t is thickness, it is given for a given thin film. So what is the variable here? angle. So, It is the can angle you r, angle? r है ना, and n can take value from 0 1 2 3 onwards. Yes, lambda is So also r is the variable, r is the angle of refraction, and this angle r is corresponding to angle I. एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हुआ तो आपका एंगल r चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी? अभी जो आपका एंगल I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सर्कल ले लूं, ठीक है, सो इसके ऊपर मैं ये सर आपने अभी फेज डिफरेंस कहा सर, ये पार्ट डिफरेंस ही तो कल ड्राइव किया था आपने सर। बच्चे पाई इज द फेज डिफरेंस, लैम्डा बाय पाई की बात नहीं कर रहे सर, ये ब्राइट और डार्क आपने जो लिखे हैं ये पार्ट डिफरेंस लिखे हैं ना, मतलब ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज शो करेंगे। ये मैंने इसलिए, क्योंकि ये सिर्फ रिफ्लेक्टेड का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम ट्रांसमिटेड भी करेंगे, और जब आप ट्रांसमिटेड करोगे उस केस में जो यहाँ डार्क की कंडीशन है वो वहां ब्राइट हो जाएगी, और जो यहाँ ब्राइट की कंडीशन है वो वहां डार्क हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस। ये जो चीज है ना, ये वहां एब्सेंट रहेगी। ठीक है, तो वो बाद में करते हैं। तो ये जो एंगल आई है, दिस एंगल आई कैन रिमेन कांस्टेंट ओवर ए सर्कल। सो चाहे ये इस पॉइंट पे हो, सर्कल के इस पॉइंट पे हो, या पीछे की तरफ हो, दिस एंगल आई कैन रिमेन कांस्टेंट ओवर ए सर्कल। सो इन फ्रिंजेस को क्या बोलेंगे? दीज फ्रिंजेस विल बी सर्कुलर, सर्कुलर फ्रिंजेस होंगी। So these questions are important for short answer type or MCQs as well. So the fringes will be circular, being loci of equal angle. ठीक है जी, the corresponding to equal angle. So ये जो सर्कल पे अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आप किसी भी डायरेक्शन में इस सर्कल के ऊपर कॉर्नर से रखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल रिमेन सेम. So these are loci of equal angle of incidence. So thin film के केस में, parallel thin film के केस में, therefore these fringes are also called fringes of equal inclination. So fringes of equal inclination. Inclination depends on angle of incidence. ठीक है जी. Also popularly they are known as Heidinger fringes after the name of the scientist. ठीक है जी. अच्छा, इस केस में अब जो सेंट्रल रिंग होगी, सेंट्रल रिंग वो कौन सी होगी? ब्राइट होगी या डार्क होगी? ब्राइट सर डार्क। इट इज डार्क. सेंटर रिंग किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी? एन की वैल्यू क्या होगी सेंट्रल के लिए? 0. ठीक है. इन दोनों इक्वेशंस में से अगर मैं सिर्फ डार्क वाली यहां लेता हूं, 2 mu t cos r is equal to n lambda. n की वैल्यू 0, इट मींस ये 0 हो गया. ठीक है. सो ये जो है 2 mu t cos r, ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा सिर्फ डार्क के लिए. ठीक है. अगर थिकनेस 0 को अप्रोच करेगी, ओनली देन लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी और राइट हैंड साइड भी 0 होगी. ये सिर्फ डार्क वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. अगर आप ब्राइट वाली में लिखोगे n को, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है लैम्डा बाय 2 आ जाएगा. ठीक है. तो इसको फर्दर डिटेल में ट्रांसमिटेड वाले केस में भी करेंगे. सो नेक्स्ट करते हैं बच्चे. हाँ जी सर, इससे पहले बताया था आपने कुछ? नहीं बच्चे. ठीक है. सो देन वी हैव सर एक केस. मिनट सर, लास्ट स्लाइड, लास्ट का थोड़ा सा नोट करना था.
सर हाँ जी, सर मतलब ये कैसे पता चला जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ओवर ए कोन मतलब वो होगा कांस्टेंट होगा? बच्चे आप कोन के बीच में फॉर एग्जांपल ये आपका कोन है, ठीक है, और ये उसका सर्कल है। सो अगर मैं कोन के सेंटर में से एक एक्सिस पास कर दूं इस तरह से, तो ये जो वेक्टर है, अगर मैं इसको एक वेक्टर मान लूं, इसका एक्सिस के साथ एंगल ये आई है। अब आप ये वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में इस सर्कल के ऊपर घुमा लो, वर्टिकल जो नॉर्मल एक्सिस है उसके विद रिस्पेक्ट टू एंगल आई ही रहेगा, कहीं भी ले जाओ इस सर्कल के ऊपर। तो इसलिए जो एंगल आई है इज कांस्टेंट ओवर ए सर्कल। ओके सर। सो देन इज ट्रांसमिटेड केस, ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम है जो आपने रिफ्लेक्टेड वाला किया, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। ये आपका इंसिडेंट लाइट थी, दिस इज योर नॉर्मल एंगल आई, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। सम पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड देन रिफ्लेक्टेड, और यहाँ जो इस पार्ट से कुछ लाइट बाहर भी आएगी, सिमिलरली यहां से भी कुछ पार्ट बाहर आ रही है। सो ये है कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड वाला, एंड दिस कंपोनेंट ये है ट्रांसमिटेड। सो आपने रिफ्लेक्टेड वाला ये जो है R1 और R2, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकाल लिया बाय मेकिंग एन परपेंडिकुलर ओवर हेयर, ठीक है, वही सेम ज्योमेट्री। सो ये एंगल, ठीक है जी। अब आपने ट्रांसमिटेड के केस में क्या करना है, सिर्फ ये जो डायग्राम है इसको रिवर्स कर देना है। सो अब आप परपेंडिकुलर यहां से गिरा रहे हो और यहां से ये साइड को यहां परपेंडिकुलर गिरा रहे हो। सो इट मींस आपका ये वाला जो डायग्राम है ये है ट्रांसमिटेड वाला। तो ये ज्योमेट्री आप यूज करोगे। अब सेम वही एंगल, वैसे ही एंगल निकालना है आपको। आपका पाथ डिफरेंस अब क्या होगा, अगर मैं इसको B लिख दूं, इसको C लिख दूं पॉइंट को, और इसको E लिख दूं, और ये है D, ये है K, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस इज म्यू टाइम्स BCE ट्रेवल्ड इनसाइड द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड थिकनेस T, ठीक है, माइनस बाहर की तरफ ये एयर है, ठीक है। अगर एयर नहीं है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो आप लिख सकते हो, तो सिंपली BD, ठीक है, एयर में। उसके बाद यहाँ और इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स तो दोनों वेव्स सेम है, रेज T1 एंड T2, ठीक है। सो वही BCE आपने जैसे रिफ्लेक्टेड के केस में कैलकुलेट किया था और BD जैसे कैलकुलेट किया था, एग्जैक्टली सेम वही ज्योमेट्री आपने एक्सप्लेन करनी है। सो आपका पाथ डिफरेंस ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन इट कम्स आउट टू बी 2 mu t cos r, ठीक है जी। रिफ्लेक्टेड के केस में आपने क्या किया था पाथ डिफरेंस निकालने के बाद, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है, ज्योमेट्री से आपने निकाला है। और एडिशनल आपने इसमें ऐड किया था पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 कॉरेस्पॉन्डिंग टू फेज डिफरेंस पाई बिकॉज ऑफ स्टोक्स लॉ, ठीक है। डेंजर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगी एयर टू एयर वापस, तो एडिशनल फेज डिफरेंस पाई या पाथ डिफरेंस λ/2 आपको ऐड करना पड़ रहा था रिफ्लेक्टेड के केस में। तो इस केस में आपको क्या था, λ/2 आपने ऐड किया था कॉरेस्पॉन्डिंग टू फेज डिफरेंस पाई। अब आपके पास, हाँ जी भैया। सर समझ नहीं आया सर। बजे आपका रिफ्लेक्टेड के केस में जो आपने पाथ डिफरेंस निकाला था 2 mu t cos r ही था, ठीक है, यही था ना, 2 mu t cos r प्लस आपने λ/2 साथ में डाला था। 2 mu t cos r आया था आपका ज्योमेट्री से, λ/2 आपने कॉन्सेप्ट लगाया था कि अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रही है तब मेरे पास λ/2 ऐड होगा, ठीक है। यहां जो था, अब ये पॉइंट 1 पे आपकी रिफ्लेक्शन हुई, एयर से एयर में गया, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो गया, सो पाथ डिफरेंस λ/2 ऐड कर दिया। पॉइंट 2 से भी इसको रिफ्लेक्शन हुई है, बट ये है डेंसर टू डेंसर फ्रॉम एयर मीडियम, तो यहाँ कोई λ/2 ऐड नहीं होगा। सो आपका नेट जो पाथ डिफरेंस है ऐड होना था वो λ/2 आपने ऐड कर दिया, ठीक है। ये था रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में, R1 और R2 के केस में। अगर यही लाइट बाहर की तरफ आ रही हो इस तरह से, सो इस लाइट को रिफ्लेक्शन T1 और T2 को, ये कहां रिफ्लेक्शन हो रही है इसमें,
ये तो ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3 पे, यहां से फिर ट्रांसमिट हो गया। सो पॉइंट नंबर 3 पे रिफ्लेक्शन किस मीडियम से हो रही है? एयर टू है। सो इट डेंसर इज टू डेंसर ही फ्रॉम होगी। डेंसर टू डेंसर थ्रू एयर इंटरफेस, ठीक है। यहां आपको पाथ डिफरेंस ऐड करना है या नहीं ऐड करना ट्रांसमिटेड के केस में? नहीं। No, there sir. is there is no path difference because reflection is taking from rarer interface, denser to denser। यहाँ क्या था, rarer से rarer में वापस चला गया और denser interface से इसने रिफ्लेक्शन ली थी। बट पॉइंट नंबर 3 में क्या है, ये डेंसर मीडियम से ओरिजिनेट हो रहा है, वापस वहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट इंटरफेस इज एयर रेयर मीडियम। सो यहाँ लैम्डा बाय 2 आपको ऐड करने की जरूरत नहीं। सो जो द लैम्डा बाय 2 आपने रिफ्लेक्टेड के केस में ऐड किया था, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन ट्रांसमिटेड केस, ठीक है। सो यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पे आपको एडिशनल लैम्डा बाय 2 ऐड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ब्राइट के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? n lambda, n लैम्डा। और डार्क के लिए 2n plus 1 lambda, 2n plus 1 lambda by 2. 2n plus 1 lambda by 2। क्लियर है जी कंडीशन? ट्रांसमिटेड के केस में मैं ये यहां लिख देता हूं, ये ट्रांसमिटेड है, ऊपर रिफ्लेक्टेड जो है, रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में आपकी कंडीशन थी 2 mu t cos r is equal to 2n plus 1 lambda by 2 फॉर ब्राइट, ठीक है जी, एंड 2 mu t cos r is equal to n lambda फॉर डार्क। सो एक अगर रिफ्लेक्टेड लाइट में आपको कंप्लीट ब्राइटनेस दिख रही है तो ट्रांसमिटेड वाली जो है वो डार्क दिखेगी, क्योंकि आपका एनर्जी कंजर्व्ड है ना, एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर रहे हो। अगर सारे का सारा एम्पलीट्यूड आपका रिफ्लेक्टेड लाइट की तरफ चला गया, यू विल गेट डार्कनेस इन ट्रांसमिटेड लाइट एंड वाइस वर्सा। अगर ट्रांसमिटेड में कंप्लीट ब्राइटनेस दिख रही है तो रिफ्लेक्टेड में डार्क हो जाएगी। क्योंकि यहाँ देखो, अगर ट्रांसमिटेड वाली जो है 2 mu t cos r is equal to n lambda, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, so what this equation tells that transmitted light will be completely bright and reflected light will be completely dark। इक्वेशन तो सेम ही है, ठीक है, क्लियर है बच्चे? Yes sir. तो अब देखते हैं इसका रिलेटिव मैग्नीट्यूड कि हमने दो ही लाइट क्यों कंसीडर की। सो एम्पलीट्यूड की टर्म में बात करते हैं। सो ये है, एक सेकंड सर, नोट करना है सर आपने जो प्रूफ बताया है सर, ये करना पड़ेगा क्या, मतलब एग्जाम वगैरह में जैसे होता है तो? इफ रिक्वायर्ड, अगर कहा जाए कि प्रूफ फॉर रिफ्लेक्टेड पार्ट, देन आपको रिफ्लेक्टेड करना है। अगर बोला जाए कि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दोनों की कंडीशन निकालो, सो आप ऐसा कर सकते हो, यू कैन जस्ट डिराइव द कंडीशन फॉर रिफ्लेक्टेड एंड देन यू कैन राइट सिमिलरली ऑन फॉलोइंग द सिमिलर ज्योमेट्री वी कैन गेट द कंडीशन फॉर ट्रांसमिटेड लाइट, पाथ डिफरेंस फॉर ट्रांसमिटेड लाइट डेल्टा एस इज इक्वल टू 2 mu t cos r, और उसके बाद ट्रांसमिटेड के केस में आप ब्राइट और डार्क की कंडीशन लिख सकते हो। सर। ये बॉक्स क्यों बनाया है सर डॉटेड लाइन से, ट्रांसमिटेड लिखा है जिसके पे? ये आपको बताने के लिए कि ऊपर वाली जो आपकी ज्योमेट्री थी ना, हाँ जी सर, ये जो था, हाँ सर, और ये हाँ। दोनों सेम ही ज्योमेट्री हैं। बस आप अगर रिफ्लेक्टेड वाली जो डायग्राम है उसको रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे पेपर को, तो आपको ट्रांसमिटेड वाली डायग्राम मिल जाएगी। ओके सर जब t टेंडिंग टू सर 0 होएगा सर, जब सेंट्रल मतलब सेंट्रल फ्रिंज होगी वो डार्क होएगी ना सर? हाँ बिल्कुल। सो नेक्स्ट कंपोनेंट फॉर्म में देखते हैं मुझे कि अगर हमारे पास ओरिजिनल लाइट थी जिसका एम्पलीट्यूड था a, so some part will be reflected a into r, some will be transmitted, ठीक है, a into t। yes sir, so this part will be further reflected and transmitted। so मैं ये डायग्राम a क्या है सर इधर पे? a is the amplitude ओरिजिनल लाइट का जो इंसिडेंट कर रही है। आप जितनी भी इसमें केसेस करोगे, आर्टिकल्स करोगे, दीज आर फॉर बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। सो ये इस तरह से देयर विल बी मल्टीपल रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट। तो कॉरस्पॉन्डिंग में एम्पलीट्यूड लिख देता हूं, इसका 80 स्क्वायर r होगा, इसका होगा 80 स्क्वायर r क्यूब, 80 स्क्वायर r5, इसका होगा 80 स्क्वायर r स्क्वायर, 80 स्क्वायर r4। ये इसलिए कि आपने प्रूव कर रखा है कि t प्राइम इज इक्वल टू t है और r प्राइम इज इक्वल टू माइनस r है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है, स्टोक्स लॉ से आपने प्रूव कर सकते। सो
ओरिजिनल लाइट थी ए एम्पलीट्यूड की, और आर जो है ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। सिमिलरली टी भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। सो जितना इसको स्क्वायर करते जाओगे उतने ये कंपोनेंट और छोटे होते जाएंगे, क्योंकि नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर इनको स्क्वायर करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 0.1 नंबर है तो इसका स्क्वायर करते हो यू विल गेट 0.01, और छोटा हो जाएगा। सो वही यहाँ पे हो रहा है। आपकी जो फर्दर जो ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड लाइट्स आ रही हैं वो डिमिनिशिंग एम्पलीट्यूड वाली हैं, और ज्यादा फीबल फेंटर एम्पलीट्यूड की हैं। ठीक है, पर सर ये सर ये दिखनी बंद तो 2 या 3 रिफ्लेक्शंस के बाद दिखनी बंद हो जाएगी ना? यस, इसीलिए मैंने जो आपको डायग्राम बना के दिखाया था ना, वो R1 और R2 दो ही रिफ्लेक्टेड या दो ही ट्रांसमिटेड लाइट मैंने ली, क्योंकि उसके बाद वाली आप लोगे भी तो वो आपको इतना फर्क नहीं डालेगी ब्राइटनेस या डार्कनेस पे। थर्ड रिफ्लेक्टेड में टी स्क्वायर क्यों आया सर? एक तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, AT आ गया, इसका AT फर्दर रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो इस ये वाली लाइट है, इसका क्या हो जाएगा AT इंटू R, AT इंटू R फर्दर ट्रांसमिट हो गई, सो AT इंटू R इंटू T, AT स्क्वायर R। ठीक है, तो इस वे में तो अब आपका हाँ जी सर ये जो पहली लाइट है रिफ्लेक्ट होके वापस गई, तो AR है ना सर, तो ATR नहीं होगा उधर? किधर? ये R1 वाले केस। नहीं भैया, ये AR है, और A अगर ट्रांसमिट हो गई, ओरिजिनल लाइट ट्रांसमिट हो रही है, ये AR ये ट्रांसमिट नहीं हो रही, ये A ट्रांसमिट होगी तो A इंटू T है। सो रिलेटिव मैग्नीट्यूड ये देखते हैं मुझे अब क्या है रिफ्लेक्टेड के केस में। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। सो ये है AR, फिर AT स्क्वायर R, फिर है AT स्क्वायर R क्यूब, देन AT स्क्वायर R5 एंड सो ऑन। और ट्रांसमिटेड के इसको सिंप्लीफाई कर लें जब, सो वी गेट 1 T स्क्वायर, ठीक है, T स्क्वायर R स्क्वायर, जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दिया, T स्क्वायर R4 एंड सो ऑन। सिमिलरली ट्रांसमिटेड के केस में आपके पास है AT स्क्वायर, ठीक है, AT स्क्वायर R स्क्वायर, AT स्क्वायर R4 सो ऑन। तो इसको सिंप्लीफाई किया जब आपके पास, तो विल गेट 1 R स्क्वायर R4। सर ये थर्ड रिफ्लेक्टेड में सर ये टी क्यूब नहीं हो जाएगा सर? हाँ सर ट्रांसमिट ही तो हो रही है सर कहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद से। सर ये थर्ड एसी में सर टी क्यूब हो जाएगा ना सर? T क्यूब कैसे होगा सर? रिफ्लेक्ट होने के बाद ट्रांसमिट ही तो हो गई सर। सर हाँ जी भैया, सर ये जो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं सर, ये उस दिन भी मेरे को समझ नहीं आया था सर। कौन सा मल्टीप्लाई करके निकाल? सर ये जो हम जैसे ये ए उसकी लाइट आई, उसके बाद सर रुको, वो AR रुको, वहां पे गई, AT यहाँ पे गई। A अगर एम्पलीट्यूड है ओरिजिनल लाइट का, ठीक है, अगर मान लो आधी लाइट ट्रांसमिट हो गई, आधी रिफ्लेक्ट हो गई, तो आप क्या लिखोगे? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है 0.5, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है 0.5, सो उसको A से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो A इंटू 0.5 इसका मतलब है आधी लाइट ट्रांसमिट हो गई, A इंटू 0.5 इसका मतलब है आधी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। सो उस वे में लिखा हुआ है, इसीलिए तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। सर फिर सेकंड में क्या हुआ है सर, AT के बाद सर ये ATR कैसे हुआ सर? AT स्क्वायर नहीं होना चाहिए? यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है बच्चे, ये रिफ्लेक्शन है डेंजर टू डेंजर, ठीक है, ये ट्रांसमिट नहीं हो रहा। ये वाली लाइट कुछ ट्रांसमिट हो रही है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है। जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें R मल्टीप्लाई होगा, जो ट्रांसमिट हो रही है उसमें T मल्टीप्लाई होगा। सर ये थर्ड वाले में सर ट्रांसमिट हो रही है सर, तो ये टी क्यूब हो जाना चाहिए ना इसके बाद सर? ATR it will be reflected, so ATR square R स्क्वायर होगा। यस सर, R square होगा ना, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है टी स्क्वायर के बाद टी क्यूब हो जाएगा सर, ATR क्यूब, और यहाँ से अगर ट्रांसमिट हो रही है सो ये AT स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। तो अब ये आ गई हमारे पास दो थिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिव और ट्रांसमिटेड की। तो अब अगर आपका फ्रेस्नेल इक्वेशन, ये आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R इज इक्वल टू μ-1 ओवर μ+1, ठीक है, ये क्वालिटेटिव है बच्चा, आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इफ वी आर यूजिंग ए ग्लास स्लैब, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है?
अप्रोक्सीमेटली 1.5। सो 1.5 जब इसमें पुट करेंगे तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा? 0.2। 0.2। ठीक है जी। तो ट्रांसमिटेड कितना आ जाएगा? अगर r 0.2 है तो t कितना होगा? आपको मैंने बताया था r स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नहीं। ठीक है, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस r स्क्वायर। यहां से आपको t की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, सो सिंपली 0.98। ठीक है, सो r की वैल्यू 0.2 है और t की वैल्यू 0.98 है। ठीक है, सो जब ये वैल्यू रिफ्लेक्टेड वाले में पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये वाली सीरीज में तब आएगा आपके पास 1:0.96 is to 0.0384 is to so on। ठीक है, और ट्रांसमिटेड के केस में क्या आएगा? इसमें जब पुट करेंगे तब आपके पास आएगा 1.04 0.0016। अब यहां आपको दिख रहा है बच्चे कि ओरिजिनल लाइट अगर पहला कंपोनेंट 1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमीडिएट कंपोनेंट रिफ्लेक्टेड में 0.96 है, और उसके बाद जो है वो देखो कितना वीक हो गया एम्पलीट्यूड। सिमिलरली ट्रांसमिटेड लाइट में अगर ओरिजिनल पहला एम्पलीट्यूड 1 है, उसके बाद वाला इमीडिएट बाद वाला ही 4% रह गया। इसमें 96% था दूसरा कंपोनेंट, इसमें 4% रह गया। दोनों का सम करेंगे तो 1 आएगा। r प्लस टी ये कोएफिशिएंट आपको 1 देगा। ठीक है, सो ये आप ऐसा प्रूव कर सकते हो कि रिफ्लेक्शन पर जो t कैलकुलेट किया है वो 0.58 लिखा है। 98। अच्छा। ठीक है, सो बाय दिस वे यू कैन प्रूव दैट कि जो आगे वाली रेज हैं वो फेंटर हैं, इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया। ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इन थिन पैरेलल फिल्म, ये वो आर्टिकल है। नेक्स्ट इज नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स। ये हो गया बच्चे? सो देन इज एप्लीकेशन है नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स। सर वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था ना सर, आपने जो हाँ वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चे, यहाँ एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या शॉर्ट आंसर टाइप में, तो आपको आना चाहिए ये चीजें। तो लेट अस कंसीडर। अच्छा, एप्लीकेशन मैंने बताई थी बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ थिन पैरेलल फिल्म ये कहाँ यूज होती है? तो मैंने एज ए टाइटल से ही क्लियर है कि नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म। ठीक है, सो देयर इज ट्रांसमिट करेगी। हाँ, देयर इज समटाइम्स देयर इज नीड ऑफ मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ लाइट so that there is no loss due to reflection, so enabling maximum possibility of clarity of the object। so ये आपको requirement रहती है कई बार, for example in goggles so that maximum light reach the eye, camera lenses so that maximum light reaches the photographic film, then microscopic lenses में भी यूज होता है, telescopic lenses में भी आपको glare कम करनी है, reflection कम करनी है, so that maximum light transmitted through the lens to the object। अच्छा, अब ये मैंने नॉन रिफ्लेक्टिंग की कंडीशन भी आपको बताई थी कि दो वेव्स R1 और R2 नॉन रिफ्लेक्टिंग कब होंगी? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक थिन फिल्म कोट कर दी, ये ऑफ थिकनेस T। ठीक है, दिस इज म्यू ऑफ एयर, दिस इज म्यू ऑफ फिल्म, and this is mu of slab। so refractive index अलग अलग है। original light incident की, ठीक है, there is reflected light 1 and reflected light 2। ठीक है, दोनों नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म अगर बनानी है तो क्या कंडीशन मैंने बताई थी? कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? कंडीशन नंबर 1 थी R1 and R2 of same intensity, then second is R1 and R2 out of phase, out of, तभी तो नेगेटिव कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, सो अच्छा, इस केस में अब जो आपके बच्चे इसकी ट्यूट शीट है उसमें हर न्यूमेरिकल में आपको पाथ रेफरेंस खुद से निकालना होगा। तो ये जो आपने अभी थिन फिल्म की डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन निकाली फॉर रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड, अब वो इस केस में क्या हो जाएगी?
ये जो है ये स्लैब है, ग्लास स्लैब फॉर एग्जांपल, ये आपकी फिल्म है, और मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया, म्यू ए एयर का है विच इज 1, इट इज लेस एज कंपेयर टू म्यू एफ, एंड दिस इज लेस एज कंपेयर टू म्यू एस। सो ग्लास का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो फिल्म उस पर कोट की गई है उसका कम है, और जो बाहर एयर है उसका तो 1 है ही। सो अब इस केस में पाथ डिफरेंस क्या होगा R1 और R2 के बीच में? ज्योमेट्रिकल था 2 म्यू टी कॉस आर, ठीक है जी। अब यहाँ पे R1 और R2 में रिफ्लेक्शन किस किस पॉइंट पे हो रही है? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 पे आपको मालूम है कि अगर ऊपर एयर है और ये कोई फिल्म है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, सो ये म्यू फिल्म या फिल्म इज, सर आप कह रहे हैं सर रिफ्लेक्ट नॉन रिफ्लेक्शन होनी चाहिए सर, तो रिफ्लेक्ट क्यों करवा रहे हैं सर फिर? सर जीरो फेज डिफरेंस होगा, तभी तो कंडीशन निकालेंगे ना। हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उसके बाद उस पर कंडीशन लगाएंगे कि इसको 0 होना चाहिए, वहां से कंडीशन आएगी ना आपके पास। तो पॉइंट नंबर 1 पे आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है, सो पाथ डिफरेंस कितना ऐड होगा इसमें, फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस R1 और R2 में? पाई बाय 2, सॉरी पाई लैम्डा बाय 2, पाई या लैम्डा बाय 2 बिकॉज ऑफ पॉइंट 1, ठीक है। पॉइंट 2 पे क्या होगा? नाउ फिल्म इज रेयर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास। अब ये नीचे एयर नहीं है, पहले आपने ये एक स्लैब की थी, ऊपर भी एयर थी और नीचे भी एयर थी, और ये कोई स्लैब थी, है ना। अब यहाँ वो फिल्म है, उसके नीचे एयर नहीं है, उसके नीचे फिर से ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे भी ज्यादा है। सो ये रेयरर मीडियम हो जाएगा, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, फिर से लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। सो अगेन एट पॉइंट नंबर 2 देयर इज एडिशनल पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस ऑफ पाई एंड लैम्डा बाय 2। दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 2 पाई या लैम्डा। ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो 2 पाई ऐड करने से कोई चेंज नहीं आएगा, या लैम्डा वेवलेंथ शिफ्ट करने से कोई चेंज नहीं आएगा। सो पाथ डिफरेंस आपका यही रहेगा 2 म्यू टी cos r। So there is no additional phase difference or path difference because of reflection from rarer or denser medium, ठीक है जी, क्योंकि 2 पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर ये रहे चीज हो। एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, चेंज क्यों नहीं आया? बच्चे पॉइंट नंबर 1 पे रिफ्लेक्शन हो रही है रेयर टू रेयर, पॉइंट नंबर 1 पे रेयर टू रेयर सर, तो इसमें आता ही है सर। सुनो यस थ्रू डेंसर मीडियम। सो इसमें आ गया पाई और लैम्डा बाय 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे नाउ फिल्म इज रेयरर एज कंपेयर टू ग्लास स्लैब, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा रखी है म्यू मेरा स्लैब का जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू म्यू फिल्म। नाउ दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस विल बी रेयर मीडियम, ठीक है। अब फिर से रेयर टू रेयर हो रही है, यहाँ रेयर टू रेयर एयर मीडियम में था, यहाँ रेयर टू रेयर फिल्म में है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। डेंसर मीडियम यहाँ फिल्म डेंसर थी, यहाँ पे ग्लास डेंसर है, सो एडिशनल पाई या लैम्डा बाय 2 फिर आ गया, और दोनों को ऐड किया तो 2 पाई या लैम्डा। सो आपका ऑप्टिकल पाथ जो है 2 म्यू टी cos r ही रहा। अब इसमें डार्क और ब्राइट की कंडीशन चेंज हो जाएगी। जो आपने थिन फिल्म की थी, सिंपल थिन फिल्म, उसमें डार्क और ब्राइट की जो कंडीशन थी अब वो चेंज हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। ये भी रिफ्लेक्टेड वाली लाइट थी और यहाँ भी आप रिफ्लेक्टेड वाली कर रहे हो। कर क्या डिफरेंस क्या रहे हो? सिर्फ यू आर कोटिंग ए फिल्म ऑन टू ए स्लैब, ठीक है। सो अब डार्क की ब्राइट की कंडीशन हो जाएगी 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू n लैम्डा। डार्क की हो जाएगी 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2। ये आपको न्यूमेरिकल्स में खुद से निकालनी पड़ेगी कि कितनी पाथ डिफरेंस होगी। जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस तरह की प्रॉब्लम है। सो आप इस वे में देख सकते हो कि रिफ्लेक्शन किस किस मीडियम से हो रही है, सो उसके अकॉर्डिंग आप पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी सर, ये रिफ्लेक्टिंग फिल्म से पहले क्या लिखा? कहाँ है भाई रिफ्लेक्टिंग फिल्म? नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म, नॉन रिफ्लेक्टिंग। अच्छा, नॉन रिफ्लेक्टिंग। अच्छा, अब ये तो मैंने बता दिया कि पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस आपको कैसे निकालना है। अब ये जो फिल्म आपने कोट की है, अभी इसको नॉन रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस टाइप का मटेरियल होना चाहिए या कितनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, वी हैव टू फाइंड दैट वन आल्सो। सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सो व्हाट इज द सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, R1 R2 में सर लैम्डा था। हाँ जी
सर R1 R2 में सर लैम्डा बाय 2 मतलब एडिशन हो तो रहा था सर, फिर करा क्यों नहीं आपने? मैं कर देता हूँ, ये लो, प्लस लैम्डा बाय 2 बिकॉज ऑफ पॉइंट नंबर 1 प्लस लैम्डा बाय 2 बिकॉज ऑफ पॉइंट नंबर 2. सो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 इज लैम्डा. ऐड कर दो या ना करो, आप यहाँ पे n की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, तो वो आपको मैटर नहीं करती. ठीक है, सो इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा अगर ऐड कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं. ठीक है, तो जैसे हमने 2n-1 लैम्डा बाय 2 को 2n+1 लैम्डा बाय 2 लिख दिया था पिछले आर्टिकल में, तो वैसे ही है. सो नेक्स्ट मोटिव इज आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म कैसा होना चाहिए और थिकनेस कितनी होनी चाहिए फिल्म की, so that it will act as a non-reflecting coating on the slab. ठीक है जी. so ये मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ. सर हाँ जी, तो पिछले वाले सर केस में सर लैम्डा बाय 2 कैंसिल नहीं होंगे? कैंसिल नहीं होंगे बच्चे, ऐड होंगे. नहीं सर, एक रे 1 का लैम्डा बाय 2 एडिशनल था, वो फिर बाद में रे 2 का भी हो गया था लैम्डा बाय 2, तो दोनों फेज डिफरेंस करेंगे तो कट जाएंगे ना सर? ये आप बच्चे कटेंगे नहीं, वो ये इस अपने आप पाथ डिफरेंस निकाल रहे हो, पाथ निकाल रहे हो कितना उसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है. हाँ सर. तो ऐसा नहीं है कि अगर इसने लैम्डा बाय 2 ट्रेवल कर लिया ज्यादा और इसने लैम्डा बाय 2 ट्रेवल कर लिया तो कैंसिल हो जाएगा. वो ऐड ऑन होता जा रहा है पाथ, वो ट्रेवल कर रही है लाइट, जो लैम्डा बाय 2 उसने ट्रेवल कर लिया उसको कैंसिल थोड़ी कर, वापस रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है अभी. तो ये जो लाइट है ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ, ये वापस नहीं जा रही है कहीं पे भी. अगर वापस रिवर्स जा रही होती तब आप कह सकते थे कि कैंसिल हो रही है. फॉरवर्ड में जा रही है तो जितने भी पाथ डिफरेंस इसके रास्ते में आएंगे वो सब ऐड ऑन होते जाएंगे. ओके सर. सर ये म्यू एफ है ना सर, ये हाँ, पार्ट म्यू ऑफ डिफरेंस फिल्म, में हाँ कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो आप. मतलब वो फिल्म का म्यू है ना सर वो? हाँ, इसीलिए उसके सबस्क्रिप्ट में मैंने एफ लिखा है. सो ये म्यू एफ फिल्म का, ये म्यू एस स्लैब का, एंड दिस इज म्यू ए एयर का. क्लियर है जी? अब एक सेकंड लास्ट स्लाइड दिखाना सर. ओके सर, चेंज कर. नाउ इफ म्यू, अब ये मैं क्या लिख देता हूं, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर या जिस भी मीडियम से ट्रेवल करके आ रही है. सो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू ऑफ एफ डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ए, या आई, म्यू आई लिख सकते हो इसको, इंसिडेंस वाला. ठीक है, मैंने सिंपलिसिटी के लिए म्यू ए लिख दिया. ठीक है, सो अब आपका है. अब बचे आप इसको म्यू ए की जगह म्यू आई भी लिख सकते हो, कोई और मीडियम भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एयर में से ट्रेवल करके आ रही है. सो सिंपलिसिटी के लिए मैंने इसको म्यू ए लिख दिया कि आप बाय इन जनरल जो आपके न्यूमेरिकल्स है वो म्यू ए ही कंसीडर करते हैं इसको. तो अब आपका पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 म्यू था, म्यू की जगह मैं लिख देता हूँ म्यू एफ डिवाइड बाय म्यू ए, 2 म्यू टी था, साथ में cos r था. हाँ जी. अरे इसमें म्यू एफ और टी की वैल्यू किस कंडीशन पर निकालनी है बताना. बच्चे अभी निकालना तो दो मुझे, फिर पता लगेगा. नहीं सर, क्वेश्चन क्या था कि किस कंडीशन में. बच्चे इफ the film acts as a non-reflecting film, then what kind of material should be used in terms of refractive index, and what should be the thickness of that film in order to achieve the non-reflecting component to be 0 or the reflected component to be 0. ठीक है, तो उस केस के लिए तो ये आगे बचा आपकी इक्वेशन. अब फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, तो ये जो अजम्पशन हम लगा रहे हैं अब, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा बच्चे, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल आई कितना होगा, एंगल आर कितना होगा, 0. So for normal incidence r is equal to 0 implies cos r is equal to 1. So path difference हो गया 2 mu f mu a into t. Yes sir. ठीक है, अब हमें निकालना है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम. So if I denote it as a d and h c, if these two rays has to interfere destructively, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, n lambda या 2n plus 1 lambda, lambda by 2, lambda 2n plus 1 lambda, so 1 lambda by 2. So it should be a path difference should be equal to 2n plus 1 lambda by 2, है ना, odd multiple of lambda by 2.
अब मैं इसको लैम्डा बाय 2 की जगह लैम्डा 0 लिख देता हूँ। लैम्डा 0 जो एयर में से ट्रेवल होके आ रही है वेवलेंथ, वो है, ठीक है। नाउ n कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स। मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना होगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस सर तो ये डार्क के लिए देख रहे हैं सर तो n को 0 लिखेंगे सर। आप डार्क करोगे तभी तो आप नॉन रिफ्लेक्टिंग आएगी ना। सर लैम्डा sir. नॉट बाय 2। तो मिनिमम सेपरेशन डेल्टा विल बी मिनिमम, तो इसके लिए n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डेल्टा कितना हो गया? लैम्डा नॉट बाय 2, ठीक है। एक डेल्टा आपका ये था, एक डेल्टा ये आ गया। कंपेयरिंग 1 and 2, so you will get 2 mu f divided by mu a into t is equal to lambda 0 by 2। अगर मैं इसमें ये भी पुट कर देता हूं कि mu a is equal to 1, सिंप्लिसिटी के लिए मैं उसको एयर ही रख देता हूं, सो ये आपके पास आ गया 2 mu f t is equal to lambda 0 by 2, ठीक है जी। अब फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu f इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिख सकते हो, तो ये आप करके देखना मुझे। इट विल बी lambda 0 by lambda f। So lambda 0 is wavelength in air, lambda f is wavelength in film। So mu f is equal to lambda 0 by lambda f। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, सर ये कैसे आया सर? मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ c वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ लैम्डा। इस टर्म में अगर आप इसमें पुट करोगे यहाँ, ओके सर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जब वैल्यू मैंने पुट की, सो आई सिंपली गेट 2 lambda 0, ठीक है जी, mu f। तो न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा होता है ना? जस्ट हाँ बेटा, तो जस्ट अ मिनट। सो इट इज 2 mu f into t, यहाँ इज इक्वल टू लैम्डा 0 की वैल्यू क्या आएगी? mu f यहां से इंटू एन लैम्डा f डिवाइडेड बाय 2, ये सबस्क्रिप्ट में है f, ठीक है जी। सो ये क्लियर है मुझे? mu f से mu f कैंसिल हो गया। कंपैरिजन के बाद एक बार फिर बता दीजिए सर। कंपैरिजन कंपेयर किया, दोनों पाथ डिफरेंस है, डिस्ट्रक्टिव आप कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों बराबर होंगे। सो ये 1 और 2 को जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। मैंने उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया फॉर द केस ऑफ एयर, mu a is equal to 1, वो मैंने पुट कर दिया। लैम्डा 0 की वैल्यू मुझे मालूम नहीं थी, मुझे यहाँ पे mu f लेफ्ट हैंड साइड में है, सो आई हैव टू एक्सप्रेस लैम्डा 0 इन टर्म्स ऑफ mu f। सो लैम्डा 0 इन टर्म्स ऑफ mu f इज mu f into lambda f। सर लैम्डा नॉट बाय लैम्डा f कैसे आया सर mu f ये चीज? मुझे आप इसकी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो निकालोगे, सो mu इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ जब आप लिखोगे, सो आपको ये आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। सो यहाँ से आपकी थिकनेस कितनी आई मुझे? mu f से mu f कैंसिल आ गया, सो implies thickness is equal to t is equal to lambda f by 4। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि lambda f is wavelength in the film, और इस फिल्म की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? lambda f by 4। So thus we find that thickness of film is lambda f by 4, then there will be no reflected beam of light in the medium from which it was incident, ठीक है जी। सो थिकनेस आपने फाइंड कर ली। सो ये शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जाता है, इसको क्वार्टर वेव प्लेट भी बोलते हैं, क्वार्टर मींस 1/4, ठीक है। क्वार्टर थिन फिल्म, सो ये आपकी नॉन रिफ्लेक्टिंग थिन फिल्म है, 1/4 ऑफ लैम्डा एफ। सर एक मिनट कंडीशन बताना एक बार बस। किस चीज की कंडीशन मुझे? सर यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय 2 निकाला हुआ है। डेल्टा इज इक्वल, मुझे ये आपको मिनिमम पाथ चाहिए, मिनिमम पाथ। सो n की वैल्यू तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। सो जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आपका डेल्टा बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट ये मिनिमम कब होगा पाथ? जब n की वैल्यू 0 होगी। जैसे ही आपने n की वैल्यू 0 पुट की, डेल्टा विल बी मिनिमम विच इज इक्वल टू लैम्डा 0/2, ठीक है जी। क्योंकि आपने पहली वाली रे जो है R1 और R2, AD और HC,
इनको डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करवाना है। तो पाथ डिफरेंस शुड बी मिनिमम। ठीक है, अब ये थिकनेस आ गई है। अब हमारा लैम्डा एफ क्या थी उसमें सर, कौन सी वेवलेंथ होगी सर? ये एफ एफ से क्या सिग्निफाई हो रहा है सर? ये लैम्डा उसकी एफ फिल्म की है ना सर? लैम्डा एफ नहीं, फिल्म की वेवलेंथ नहीं है। लैम्डा एफ बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द मटेरियल ऑफ द फिल्म। ठीक है, क्योंकि आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। यस सर, वो फिल्म के अंदर मतलब हाँ। सर फिल्म में जो ट्रेवल करेगी वे मतलब लाइट हाँ, वेव, उसकी वेवलेंथ। सर हाँ जी सर, जो नीचे न्यूएस है सर, उसका काम बस इतना ही है कि हमने एक डेंसर मीडियम उसके नीचे रखा है बस। यस, क्योंकि जैसे आपने कोटिंग करनी है ना, जैसे ग्लास स्लैब के ऊपर कोट किया है, सो उस कोटिंग का फायदा कब होगा? जब आपको वो नॉन रिफ्लेक्टिंग कब एक्ट करेगा? जब उसकी तरफ से कोई रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा नहीं, रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट होगा नहीं, सारी की सारी लाइट मैक्सिमली ट्रांसमिट होगी, या जो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है भी वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ओके। ठीक है, नेक्स्ट अब ना मोटिव है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म। सो म्यू फाइंड करना है ऑफ फिल्म कि किस तरह का मटेरियल होना चाहिए। तो नाउ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ई वेक्टर में अभी मैंने बताया था फ्रेस्नेल इक्वेशन 1 minus mu over 1 plus mu। ठीक है, so if refractive index of medium from surface which reflection occurs be mu, then coefficient of reflection of amplitude, this is coefficient of reflection of amplitude of E vector। अब सिर्फ मैं E vector की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिक वेक्टर ही ऑप्टिक्स में हम ट्रीट करते हैं। आप इसको ना भी लिखो E vector, मैग्नेटिक वेक्टर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। So R is equal to 1 minus mu over 1 plus mu। So मेरे पास दो इंटरफेस है बेटा। फर्स्ट इज एयर एंड फिल्म, mu A and mu F। So mu की वैल्यू अगर मैं यहाँ लिखूं RE1, ठीक है, एम्पलीट्यूड एट फर्स्ट इंटरफेस, so 1 minus mu F over आर ही है क्या सर? बच्चे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है ई वेक्टर का। so इसको ना लिखो E ना लिखो, R1 लिख दो सिंपली, एंड 1 plus mu F over mu A। ठीक है, और मेरे पास दूसरा इंटरफेस है फिल्म एंड स्लैब, सो म्यू एफ एंड म्यू एस। सो आर एट सेकेंड इंटरफेस इज इक्वल टू 1 minus म्यू एस ओवर म्यू एफ ओवर 1 plus म्यू एस ओवर म्यू एफ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि दोनों एम्पलीट्यूड बराबर होने चाहिए, R1 एंड R2 शुड बी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, so interference of reflected beam at two interface, they will be completely destructive if the reflected light will be completely absent। और ये absent कब होगी? if the amplitude of electric vector of two beams, interfering beams, ठीक है, यहां से R1 रे निकल के आ रही थी और यहां से जो है ये रिफ्लेक्ट होके आगे R2 वेव निकल के आ रही थी। सो ये दोनों जब बराबर होंगे एम्पलीट्यूड, तभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस करेंगे। So R reflection coefficient of amplitude at first interface and second interface, they should be same। जब आप ये values put करोगे, you will find that mu f square is equal to mu A into mu of S। So ये relation आपके पास आ जाएगा। इन equations को जब बराबर करोगे, so you will get mu f square is equal to mu A into mu S। ठीक है जी। So mu of film क्या होगा अब? Square root of mu of A and mu of S if we have observed we have considered mu of A is equal to 1। एयर अगर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपका 1 हो जाएगा। सो mu of F should be equal to square root of mu of slab। सो थिकनेस उसकी लैम्डा F by 4 होनी चाहिए और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फिल्म का, नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म का, वो जिस पर डिपेंड करता है किस मटेरियल के ऊपर आप कोट कर रहे हो। अगर आप किसी भी स्लैब के ऊपर कोट कर रहे हो, सो उस स्लैब का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, अगर उसका स्क्वायर रूट लो और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आंसर आया है, अगर आपकी जो फिल्म कोट की है स्लैब के ऊपर, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यूज कर रहे हो आप, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, देन दैट फिल्म एक्ट एज नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये ग्लास है, ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू एस इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो 1.5 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चे? म्यू ऑफ फिल्म कितना होना चाहिए? Square root of 1.2, so it is 1.22 approximately। So अगर आप 1.5 मटेरियल के ऊपर
1.22 वाली फिल्म कोट कर देते हो, सो दैट विल एक्ट एज नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म। ठीक है जी।